जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? और काइंडली मुझे ये भी बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज क्लास के पहले थोड़े से 15-20 मिनट जो है हम आज जो पेपर हुआ है CSS 2024 का, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और कुछ टॉपिक्स के ऊपर, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, या फिर जिस तरह था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, इसी तरह पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये तीन के ऊपर तो मैंने डिटेल आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है ऑलरेडी। बट ये है कि थोड़ा इसके ऊपर ब्रेक डाउन पे बात करते हैं, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि डायनामिक्स किस तरह थे, अप्रोच क्या थी पेपर की, और किस तरह चीज़ें चली। अगर जनरली बात की जाए CSS 2024 के इस पेपर की, तो थोड़ा सा जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एग्जामिनर चेंज करेगा अपनी स्ट्रैटेजी, तो एग्जामिनर ने थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी चेंज की है। सो इट हैज शिफ्टेड बैक टू दिस, बैक वो जो ट्रेंड था 2021-2020 वाला, उस ट्रेंड पे गया। लेकिन कंप्लीटली उस ट्रेंड पे नहीं गया कि उसने बहुत सादा अल्फाज या सादा टॉपिक्स नहीं दिए। अगर कोई ये समझे कि बहुत आसान पेपर था, तो वो बिल्कुल बहुत आसान पेपर नहीं था। लेकिन उतना मुश्किल नहीं था जितना 2022 और 23 के पेपर्स आए हैं। लेकिन इसको भी टैकल करना, अगर बात की जाए कि आप कहते हैं कि ये वो टॉपिक्स है जो ऑलमोस्ट सबको पता था इसके ऊपर, लेकिन इतना ही पता था कि वो 2 4 5 7 आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लग रही थी कि आप इससे आगे कहाँ जाएं। सो अल्टीमेटली जिन लोगों को उन डोमेन्स के ऊपर पूरा अबूर था, तो दे इट वाज इजियर फॉर देम कि वो उनको कर सकें। सो हम जनरली बात ये करेंगे कि हम जनरली आज टॉपिक्स को जरा थोड़ा सा इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी इस पे बात करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज इट वाज ऑल अबाउट, और ये टॉपिक है किस बारे में। डेफिनेटली डिटेल इसके ऊपर जो आउटलाइन है वो आप लोगों के साथ मैं वन बाय वन शेयर कर दूंगा। मैंने पहले भी बताया कि टॉपिक नंबर 1 की अगर बात की जाए, टॉपिक नंबर 7 की बात की जाए, और टॉपिक नंबर 8 की बात की जाए, इन तीनों के ऊपर मैंने आउटलाइन ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। सो टॉकिंग अबाउट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द फर्स्ट टॉपिक होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। देखें जी, बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है यहाँ पर। एक उसने कॉलन का इस्तेमाल किया है। सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक, जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। सो एज फार एज द कंपल्सरी हेडर्स आर कंसर्न, तो जो कंपल्सरी हेडर्स हैं वो आपके इसमें तीन ही बनते हैं। ए पे इंट्रोडक्शन, बी के ऊपर होप एज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, और सी के ऊपर कंक्लूजन। इसके अंदर अगर कोई बंदा ऑप्शनल हेडर ऐड ऑन करना भी चाहे, जो कि 10 to 20% हो सकते हैं, सो वो जो ऑप्शनल हेडर है वो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर आपका फोकस होना चाहिए, मेजर आपका फोकस इसी चीज पे हो कि हाउ होप इज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। अब उसके अंदर अगर आप बात करें, सो आप डिफरेंट डोमेन्स में जा सकते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप बात करें कि किस तरह जी होप कैसे ड्राइविंग फोर्स है, आप ये देखें कि आप इसको अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखें, आप इसको सोसाइटल लेवल पर देखें, आप इसको नेशनल लेवल पर देखें, रीजनल लेवल पर देखें, इवन आप इसको ग्लोबल इश्यूज में भी देखें, तो होप इज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। इवन आपका बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट, अगर करंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो डिस्पाइट देर इज वन एलिमेंट दैट इज होप, जो कि ये कहती है कि वाकई यार ग्लोबल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज पॉसिबल। इवन अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो भी तब भी एक होप थी that we need an international global institution like United Nations, और वो एक एलिमेंट उसके पीछे हो भी था कि वो बना, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आप क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, बट स्टिल इट हैज अचीव्ड मेनी गोल्स। इन द सिमिलर वे आप नेशनल स्टैंडर्ड्स पे आ जाएं, नेशनल लेवल पर अगर देखें, तो अगर नेशनल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देख लें, मिलिटरल कॉन्टेक्स्ट में देखें, सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आपको कहीं ना कहीं होप ही एक ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स है। इवन आप एक CSS एस्पिरेंट की बात करें, सो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो अगर एक कैंडिडेट है, वो एक साल अगर फेल हो जाता, तो दूसरे साल इट इज बेसिकली द एलिमेंट ऑफ होप दैट इज बेसिकली ड्राइविंग, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हिम, और वो दूसरे साल अगर क्लियर कर जाता है। सो दिस इज हाउ यू विल, अगर आप इसको डिफरेंट डोमेन्स पे देखना चाहते हैं तो ये होता था। मूविंग फर्दर, सेकंड टॉपिक की अगर आप बात करें, सी पैक एंड इंडो
मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। सो यहाँ पर उसने थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल पे थोड़ा सा पर्टिकुलर करके पूछ लिया आपसे। सी पैक का सबको पता, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली देयर इज एन अदर इंडो मिडल ईस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, आई मैक के नाम से आप इसको जानते हैं। अब अगर आप एक ग्लोबल ओरिएंटेशन देखें तो ग्लोबल ओरिएंटेशन के अंदर भी आपको नजर आएगा कि सी पैक और BRI इज समथिंग दैट इज बीइंग लेड बाय चाइना। ऑन दी अदर हैंड B3W की बात करें, जो पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ड आया था, ये इंडो मिडल जो आपका ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, ये कहीं ना कहीं वो एक वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है, जियो इकोनॉमिक्स की वॉर है। वो जो न्यू वॉर फ्रंट लाइन इकोनॉमिक जोन्स वाला कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसने जो आपके न्यू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या जो आपके न्यू इकोनॉमिक अलाइंसेस बन रहे हैं उस तक महदूद कर दिया। इट वाज अगेन, अगर आप बात करें, सो क्लियरली आपकी ये जो है वो स्टांस बेस्ड टॉपिक है, और आप इसके अंदर डायरेक्टली स्टांस ले सकते हैं। ये अब देखें कि अब आपने एक्सप्लेन ये करना था कि सी पैक और इंडो इंडो जो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, ये किस तरह न्यू वॉर फ्रंट्स हैं। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते थे, देयर वाज नो इशू इन इट। मूविंग फर्दर, इस टॉपिक को लोगों ने भी अटेम्प्ट किया काफी सारा, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, ये जो जो टॉपिक है, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड, ये जो टॉपिक है ये अगेन रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक है। अब इसमें अगर आप देखें तो डुअल रिलेशन बिल्ड होता है। वन, पहला रिलेशन तो ये बिल्ड होता है कि यार किस तरह प्रोपेगेंडा की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर हर्डल्स आई, चैलेंजेस आई, और इन द सिमिलर वे दूसरा रिलेशन बिल्ड ये किया जा सकता है कि किस तरह मुस्लिम वर्ल्ड ने इन प्रोपेगेंडास को कैटर किया। इस्लामोफोबिया इज वन एग्जांपल ऑफ इट। अगेन फोर हेडर्स मेन इसके बनने थे, ए पे इंट्रोडक्शन, बी पे और सी पे डुअल रिलेशनशिप्स, एंड मूविंग टू द डी इज द कंक्लूजन। ये मैं कंपल्सरी हेडर्स की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा किसी ने अगर ऑप्शनल हेडर देने हैं तो वो 20% ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है उस पर। देन दी मूविंग फर्दर, फोर्थ टॉपिक, फेज आउट ऑफ फॉसल फ्यूल एंड अरब इकोनॉमीज। अच्छा, अगेन इट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक, और आपने ये देखना है कि कितने रिलेशन बिल्ड होते हैं, और रिलेशन आपने बिल्ड करके उसके बाद जिस तरह आपने ऊपर वाला टॉपिक ट्रीट किया है, यानी कि टॉपिक नंबर 3, इसी तरह आपने टॉपिक नंबर 4 भी ट्रीट करना था। और आपने ये देखना था कि किस तरह जो फेज आउट ऑफ फॉसल फ्यूल है उन्होंने अरब इकोनॉमीज को किस तरह इम्पैक्ट किया, और हाउ अरब इकोनॉमीज आर नाउ टेकिंग, या फिर उनकी जो पॉलिसीज हैं वो किस तरह फॉसल फ्यूल के फेज आउट की वजह से चेंज हो रही हैं, या उन पे इम्पैक्ट आ रहा है, या किस तरह उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन अ रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द फिफ्थ वन, pragmatism versus passion in politics। अगेन ये जी एक आर्टिकल आया था आपकी द नेशंस में, आई थिंक वहां से ये उठाया गया है। और अगेन लोगों ने इसके अंदर कंफ्यूजन ये क्रिएट की अपने आप के लिए, कि कंफ्यूजन ये क्रिएट की कि शायद ये चॉइस है, चॉइस बेस्ड टॉपिक है, कि प्रैग्मेटिज्म और पैशन इन पॉलिटिक्स, के जी पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म होनी चाहिए या पैशन होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं था, it was not a choice based stance, it was clearly again a clear indication based topic where you have to discuss कि किस तरह how pragmatism and passion basically competes in the politics। Again compulsory headers would be 3, a introduction, b पे specifically uh, the competition of pragmatism with passion in the context of politics। Again you can add optional headers as you want। Moving further to the sixth one, BRICS and Pakistan prospects of recovery। Again, a current indication based topic। अच्छा, मेन फोकस क्या होना चाहिए था इस ऐसे का अगेन मेन फोकस होना चाहिए था कि अब एक डिबेट ये भी चल रही है एंट्री ऑफ पाकिस्तान इनटू ब्रिक्स, बट स्टिल अगर आप करंट सर्कमस्टांसेस में देखें तो इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्ट्स को देखना था आपने रिकवरी के, कि क्या इनका जो आपस में रिलेशन है वो रिकवर होने के कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि आफ्टर द ब्रिक्स प्लस चीजें थोड़ी सी डायनामिक्स चेंज हुई हैं। इवन ये भी डिबेट थी कि ब्रिक्स प्लस के वक्त पाकिस्तान वाज बीइंग ऑफर्ड टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिक्स। उस डोमेन के अंदर आपने जाना था।
मूविंग टू द सेवंथ वन, दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि ज्यादातर लोगों ने किया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड आउटलाइन ऑलरेडी शेयर की हुई है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, अगेन अ क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक। और इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना था किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग ये डिबेट कर रहे थे कि हम क्या इसको निगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अगर तो ये टॉपिक होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, देन इट वुड हैव बीन द स्टांस बेस्ड स्टेटमेंट। सो यू कुड हैव आर्ग्यूड कि नहीं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। हाउएवर, ये लिवरेज इसमें भी शायद एग्जामिनर दे दे, बट अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए रूल्स को, देन इट इज अ क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक। तो देन आपके पास जो हेडर बनता है वो यही होता है कि आपने एक्सप्लेन करना था किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। और आप देखें कि आपने फिर डिफरेंट डोमेन्स में जाना था। आप ट्रेडिशन कल्चरल ओरिएंटेशन में जा सकते हैं, आप म्यूजिक में जा सकते हैं, आप आर्ट में जा सकते हैं, आप जो है इनोवेशंस में जा सकते हैं, आप डिफरेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं, पर्सनल लेवल पे जा सकते हैं। सो यू कैन एक्सप्लेन कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। On the opposite side, if it would have been कि artificial intelligence is the death of creativity, and you would have taken the opposite stance by negating this particular topic, तो फिर आप ये explain जरूर कर सकते थे कि देखें जी creativity जो है, लेकिन चूंकि वो टॉपिक नहीं है तो उस तरफ जाना नहीं था आपने। बट आप एक्सप्लेन जरूर कर सकते थे अगर ये ऐसे होता कि जी नहीं जी, क्रिएटिविटी की डेथ नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ जो है वो एड करती है क्रिएटिविटी को, और ये खुद भी क्रिएटिविटी का ही रिजल्ट है। बट दैट इज अ सेपरेट डिबेट डेफिनेटली। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। पाथवेज टू द पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी इज अगेन क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक। और इसके अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन कि यार पाथवेज क्या है। हर उस बच्चे ने गलत किया होगा जिसने इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया होगा इकोनॉमिक पे, इकोनॉमिक ओरिएंटेशन के ऊपर। याद रखें, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमिक्स ओनली। मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस किया था पेपर से एक दिन पहले, और वो टॉपिक ये था कि मैंने आपको बताया था कि जी इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट ओनली। जो भी डिस्कशन ग्रुप में थे उधर मैंने ये टॉपिक शेयर किया था। सो अगेन इट वाज समथिंग, वो जो टॉपिक मैंने शेयर किया था वो यूपीएससी से उठाया गया था। और हाउएवर ये उसका कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बट कॉन्टेक्स्ट तकरीबन यही, उसमें आप ये बिल्ड कर सकते हो कि ये पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी पे बात हो रही है तो ये इकोनॉमिक ओरिएंटेड नहीं है सिर्फ। कुछ लोगों ने इसको सिर्फ इकोनॉमिक ओरिएंटेड कर दिया था। देखें, आपने जब प्रॉस्पेरिटी पे बात करनी है तो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी बात करनी है, आपने इकोनॉमी पे भी बात करनी है, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी बात करनी है, आपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, आपने इनोवेशन पे, इंडस्ट्री के ऊपर, आपने फॉरेन पॉलिसी डायनामिक्स के ऊपर, आपने इंटरनेशनल फेसेस के ऊपर, आपने अपनी जो टैक्सेशन का निज़ाम है, आपने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, आपने इंडिविजुअल सोशल फैब्रिक के ऊपर। सो डिफरेंट इसी तरह एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, सो देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान फॉर द टाइम बीइंग। सो अगर पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वाइड इनफ कि आप उसके अंदर तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर अप करें। मैंने इसी के ऊपर अभी डिटेल्ड आउटलाइन थोड़ी देर पहले अभी इसी पेज के ऊपर शेयर की है, जिसके ऊपर अभी ये लाइव आ रहा है, और बाकी ग्रुप्स के अंदर भी आप सबके साथ भी मैंने ये शेयर किया है। मूविंग टू द नाइन्थ वन, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज। अब अगेन इट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक। आपने इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज पे बात सुनी होगी कि जी ग्लोबलाइजेशन या लिबरल माइंडसेट की वजह से इंटीग्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज पे जब बात की जाएगी तो अगेन रिलेशन बिल्ड किया जाएगा कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड नेशनल इकोनॉमीज, और इन रिटर्न नेशनल इकोनॉमीज ने ग्लोबलाइजेशन को फोस्टर करने में क्या रोल प्ले किया। सो अगेन डुअल रिलेशन बिल्ड होता है, और चार एडर मेन कंपल्सरी बनते हैं। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। अच्छा, इससे पहले 2022 के अंदर एक टॉपिक आया था, डिजिटल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन।
अच्छा, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक है, लेकिन रेफरेंस ले रहा होता था वो डिजिटल डेमोक्रेसी का। लेकिन वहां पर और इसमें एक फर्क है, और वो फर्क है कॉलन और सेमी कॉलन का। ये यहाँ पर सेमी कॉलन उसने लगाया हुआ है और कॉलन है। अब ये उसका अगर क्लैरिकल इशू है, क्लैरिकल मिस्टेक है, तो वो एक सेपरेट डिबेट है। अदरवाइज अगर ये इसी तरह टॉपिक लिया जाए जैसे ये है, तो इसको आपने पहले तो ये देखना था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने गवर्नेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया है, और इसी तरह फिर आपने देखना था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया। सो टू मेजर हेडर्स इसके अंदर से निकलने थे। सो मेन मुद्दा ये है, टू कंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, मुद्दा मेन ये है कि दिस वाज, ये जो एक ऐसे आया, ये एक बैलेंस मेरे ख्याल से पेपर था। इट वाज नॉट दैट मच टफ, नॉट दैट मच इजी। सो जो आसान समझ रहे हैं और जो कह रहे हैं कि ये हलवा पेपर था, वो मोस्ट ऑफ द 95% वो लोग हैं जो शायद बाहर बैठे हुए हैं मेरे जैसे, जो कहते हैं कि जी आज तो पेपर बड़ा आसान आ गया। सो जो अंदर बंदा बैठा हुआ है वो इस चीज को देखता है कि यार उसके ऊपर डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, एक प्रेशर होता है, एनजाइटी होती है। लेकिन आज ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने का मकसद उन लोगों को फीडबैक देना नहीं था जो लोग पेपर्स में अपीयर हो रहे हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए जो आने वाले आगे अपीयर होंगे। सो अभी आप लोग, जो लोग वो लोग सुन रहे हैं जो लोग अपीयर हो रहे हैं पेपर में, उनको खैर ये सुनना भी नहीं चाहिए था। बल्कि वो अपना करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के जो पेपर आगे आने वाले हैं, जीएसए के पेपर हैं, इस्लामिक स्टडीज का पेपर है कंपल्सरीज का, और फिर आगे ऑप्शनल है। सो आप वो उन पे फोकस करिए। और जो लोग डेफिनेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर फोकस करें कि इन टॉपिक्स को आपने डील कैसे करना था। और मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके भी ऊपर भी डिटेल आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एज फार एज 3 आउटलाइंस आर कंसर्न्ड, फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, सेकंड टॉप, सेवंथ टॉपिक के ऊपर और एट्थ टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो आउटलाइन शेयर कर दी है। सो मैं ये लाइव स्ट्रीम जो है वो खत्म करता हूँ, और देन हम आगे क्लास को जी कंटिन्यू करते हैं।